अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द रेनेसा एज। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुख्तलिफ है। इसको रेनेसेंस भी बोलते हैं, इसको राइसेंस भी बोलते हैं, इसको रेनेसा एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में इसको रेनेसा एज ही बोलते हैं। अब रेनेसा एज जो है ये दो वर्ड से मिलके बनी है, री एंड नाइसेंस या नाइसा। ठीक है, री का मतलब है एज यू नो अगेन, एंड नाइसेंस का मतलब या नाइसा का मतलब है बर्थ या क्रिएशन। ठीक है, अब इस एज में इससे पहले हम दो एजेस डिस्कस कर चुके हैं, जो है मिडल एजेस या ओल्ड इंग्लिश एज। ओल्ड इंग्लिश एज एंग्लो सैक्सन वाली है और मिडल एज मीन्स कि वो एंग्लो नॉर्मन वाली है। अब सेक्सन और एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन में जिन चीज़ों का डिके हो गया था या जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उन चीज़ों को रीबर्थ किया गया, रिक्रिएट किया गया। ठीक है, रीबॉर्न किया गया, उनको रिस्टोर किया गया। जैसे कि उसमें पोइट्री थी एंग्लो सैक्सन एज में, लेकिन रेनेसा जो मिडल इंग्लिश एज है उसमें पोइट्री को डिके कर दिया गया था। ठीक है, प्रोज को भी डिके कर दिया गया था। इसमें उन चीज़ों का रिवाइवल हुआ जो चीज़ें पहली वाली एजेस में तबाह हो चुकी थी या उनको ख़त्म कर दिया गया था या दबा दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इसमें इस एज को रेनेसा एज बोलते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ों की क्रिएशन हुई, जैसे कि हम पढ़ेंगे। इसमें ह्यूमनिज़म आया। ठीक है, इसमें पता चला कि गॉड जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने ही बनाया। ठीक है, जो मैन है वो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इसमें कुस्तुनतुनिया का फॉल हुआ। ठीक है, टर्की पे हमला कर दिया गया। फिर इटालियन रेनेसा यानी कि जो एंग्लो सैक्सन या इंग्लिश लैंग्वेज का भी रिवाइवल हुआ। फिर इसमें जो वास्को डे गामा है उसने बहुत डिस्कवरीज की। फिर उसमें जो अमेरिगो, एक्चुअली अमेरिका को दरियाफ्त कोलंबस ने कहा जाता है किया, लेकिन अमेरिगो एक बंदा था, उसी के नेम पे अमेरिका नाम दिया गया है उस प्लेस को या उस सिटी को या उस कंट्री को। ठीक है, तो अमेरिगो ने अमेरिका दरियाफ्त किया। ठीक है, फिर दरियाफ्त तो नहीं किया, अमेरिका तो पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन हाँ वो मैप पे नहीं था, जो दुनिया का नक्शा था उस पे नहीं था, तो उसको इन्होंने डिस्कवर किया। फिर इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस आया। पहले से जो लोग थे वो कार्विंग करते थे, यानी कि तराशते थे, चीज़ों को खुरेदते थे पत्थरों पे, पहाड़ों, वो गारों में। ठीक है, वहाँ पे पेंटिंग किया करते थे। लेकिन क्या है, अब कागज़ और कलम का इजाद किया गया, पहली दफ़ा प्रिंटिंग प्रेस आया, जिससे आप एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अपना जो नॉलेज है उसको स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, इस एज में स्टेट्स बनी। इस एज में जमहूरियत जिसे कहते हैं, वोटिंग देने का जो रूल था वो मतलब क्रिएट किया गया। फिर उसके बाद इसमें आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत काम हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 14 यानी कि लेट 15 सेंचुरी में, और ये एंड कहाँ पे हुआ है, स्टार्ट की इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ तक इसका टाइम पीरियड है। इसको गोल्डन एज कहा जाता है, एलिजाबेथन एज कहा जाता है, इसको शेक्सपियरन एज कहा जाता है। ठीक है, अब रेनेसा जो एज है वो स्टार्ट हुई थी कहाँ पे स्टार्ट की गई, इटली में, इटली जिसको बोलते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। ठीक है, इस दौरान इटली में इसको स्टार्ट किया गया, वहाँ से स्टार्ट हुई, और स्पेशली आर्ट और आर्किटेक्चर्स में। ठीक है, यहाँ पे फिर बिल्डिंग्स बनने लगी थी, लोग पेंटिंग्स करने लगे थे, लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस फैल गई थी हर चीज़ की। ठीक है, लिखने की हो या पेंटिंग की हो, किसी तरह की भी आर्ट हो, इनमें बहुत अवेयरनेस पाई जाती थी। फिर उसके अलावा इसमें आर्किटेक्चर्स यानी कि जो फर्नीचर्स था, ठीक है, जो बिल्डिंग्स थी, उनमें बड़ा काम हुआ है। ठीक है, उसको बहुत स्टाइलिश बनाया गया है। तो इस वजह से इस एज को इस रेनेसा एज कहते हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग का रिवाइवल हुआ।
ठीक है। जो क्लासिकल एज जो पहले गुजर गई थी, जो ओल्ड एजेस थी, उनका भी रिवाइवल किया और उनको मॉडिफाई किया गया, रिस्टोर किया गया। इस वजह से इस एज को रेनेसा एज बोला जाता है और द गोल्डन एज बोला जाता है। इस एज में ह्यूमनिज्म आया, इसमें ह्यूमन राइट्स दिए गए लोगों को। फिर उसके बाद इसमें राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और इसमें लोगों की थिंकिंग बदल गई, लोग नए नज़रियात से देखने लगे हर चीज़ को। तो इसमें इतनी रिवाइवल हुई है, इतनी चीज़ों को रिक्रिएट किया गया है, रिस्टोर किया गया है। इस वजह से इस एज को गोल्डन एज प्लस जो है वो रिवाइवल ऑफ लर्निंग या रिस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। जब इस एज में रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ तो इसकी दो स्टेटमेंट्स इस एज की बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। फर्स्ट, द मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। इंसान ने सबसे पहले इस एज में अपने आप को खोजा, ठीक, तलाश किया और उसके बाद उसने यूनिवर्स को, पहले उसने देखा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी क्रिएशन किस तरह हुई, ठीक है। उसके अंदर की साइंस, उसका अंदर का सिस्टम, इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम उसने अंडरस्टैंड किया। फिर उसके बाद उसने यूनिवर्स को देखा कि यूनिवर्स किस तरह क्रिएट हुई, कितनी ज़्यादा ये वाइड है, कितनी बड़ी है, कितनी वसी, कितनी दूर तक फैली हुई है, ठीक है। फिर उसने समुद्रों को डिस्कवर किया, फिर उसने लैंड्स को, फिर उसने डेजर्ट्स को, फिर उसने जो है दरियाओं को, इस तरह हर चीज़ को इसने जो है वो सर्च किया और डिस्कवर किया। और इसी सर्चिंग और डिस्कवरी के दौरान इन्होंने जो है अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट इसमें जो नज़र आई है, जो फेमस हुई है, वो है मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपन्ड हिज आइज एंड सीन। वो इंसान जो बहुत देर तक अंधा था या उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, अब उसने अचानक से उस पर्दे को हटाया है, अपनी आंखें खोली हैं और इस दुनिया को नई आंखों से, नए नज़रियात से देखना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यू डिस्कवरीज हुई हैं। इस वजह से इस एज में साइंस का भी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। फिर इसमें सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया गया, इसमें बुक्स बनाई गई जैसे फिलॉसफी, साइंस और सिस्टमाइज, इवन के मैथमेटिक्स भी इस एज में स्टार्ट हुई, ठीक है। पहले से थी लेकिन उसमें लोग फोकस नहीं करते थे, लेकिन इस एज में उस चीज़ का भी, उन सब्जेक्ट्स का भी रिवाइवल हुआ जो कि मेन सब्जेक्ट्स थे, जैसे फिलॉसफी, साइंस और मैथमेटिक्स और सिस्टमैटिक स्टडीज़ जो थी उनको एक सीक्वेंस में रखा गया और उन सीक्वेंस के थ्रू जो है वो स्टडी करवाई जाने लगी और उन स्टडीज़ का, उन सब्जेक्ट्स का रिवाइवल हुआ जो कि बहुत पहले पीछे रह चुके थे। In this age, the Middle Ages were past and the old world had become new. The scholars flocked to universities as adventurers to New World of America, and there the old authorities received a death blow. मीन्स के अब यूनिवर्सिटीज़ बिल्डअप हो गई थी, ठीक है। लोग स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने लग गए थे, ठीक है। अमेरिका को डिस्कवर किया गया, अमेरिका को एक नए अंदाज से देखा गया, अमेरिका में एक नई दुनिया बन गई और जो अमेरिका की पुरानी दुनिया थी, जो कि बहुत बैकवर्ड दुनिया थी, वो दफन हो गई या बहुत नीचे दब के रह गई, ठीक है। अब जो रिवाइवल, ये जो रेनेसाइज है, ये है द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल इन 14 to 16 सेंचुरी। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको 15, क्योंकि ये 14 सेंचुरी मीन्स के 15 सेंचुरी जो है वो उसके लास्ट में, एंड ऑफ द 15 सेंचुरी ये स्टार्ट हुई, ठीक है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट था 17 सेंचुरी का, वहाँ पे इसकी एंड इस एज का एंड हो गया। द कल्चर एंड द स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिवेलप ड्यूरिंग द रेनेसा, ठीक है। वही बातें बार बार आ रही हैं कि जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें ह्यूमन हिस्ट्री का रिवाइवल हुआ, साइंटिस्ट का रिवाइवल हुआ, लोगों ने एक्सप्लोर किया, ग्लोबली एक्सप्लोरेशन हुई, फिर जो है वो जेनेटिकली भी इन्होंने एक्सप्लोरेशन की, फिर रीबर्थ हुआ, यूनिवर्सिटीज़ बनी, आर्ट और आर्किटेक्चर्स में बहुत इन्होंने काम किया, फिर इन्होंने डिस्कवरीज़ की, जो है पूरी दुनिया की, यूनिवर्स की, इवन के उसके एक मैन के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स की भी, सिस्टम की भी डिस्कवरीज, और सिविलाइजेशन और स्टेट्स बनने लगी और पॉलिटिक्स का निज़ाम, इकोनॉमिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम तमाम का तमाम चेंज हो गया। इवन के जो जमहूरी निज़ाम था
वो भी इस एज में स्टार्ट हो गया कि लोग वोट कर सकते थे। लेकिन हाँ, इस एज में फेमिनिज्म नहीं आया था, इसमें ह्यूमनिज्म आया था, क्योंकि पहले आम इंसान को कोई जो है वो हक की नहीं, राइट नहीं मिलता था। लेकिन फिर इस एज में इंसानों को राइट मिलने लगा। पहले का गॉड जो लोग हैं ना, वो गॉड पे अंधा यकीन करते थे, ठीक है। अब गॉड जो है वो ऑब्वियसली वो सच बोलता है, ठीक है, उसके कलामात सच होते हैं। लेकिन पोप और जो चर्च के मेंबर्स थे, उन्होंने अपने मुताबिक जो टेस्टामेंट्स हैं उसको चेंज कर लिया था। अपने टेस्ट के मुताबिक उन्होंने जो स्टेटमेंट्स रखी और जो नहीं उनकी अकल को एक्सेप्ट करती थी वो उन्होंने चेंज कर दी, ठीक है। लेकिन इस वजह से जो चर्च के मेंबर्स हैं वो लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे गॉड के नाम पे, और इस वजह से लोग जो हैं वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते थे ये तो गॉड का बुक है, गॉड ने कहा है तो हमने माना ही माना है। लेकिन ये एज ऑफ द रीज़न भी कहलाती है इसमें, क्योंकि इसमें लोगों ने राइट और रॉन्ग में कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंस करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा इस एज में क्या हुआ था कि लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद फिर कहा कि हम जो कोर्टियंस हैं, यानी कि जो किंग्स हैं, क्वींस हैं, इस एज में जो कैथोलिक चर्च के मेंबर्स थे, जैसे कि क्वींस थे, क्वींस थे, ठीक है, उनको गॉड समझा जाने लगा था। वो कहते थे कि इंसान जो है ना उसका इख्तियार है एनिमल्स पे या इंसेक्ट्स पे या दूसरी बाकी क्रिएशंस पे में से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो ह्यूमन है। दैट्स वाई उन्होंने स्टेटमेंट बनाई दैट मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले वो समझते थे कि गॉड इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन अब क्या सिस्टम आ गया था कि मैन जो है वो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और ये एज जो थी ना, ये एज ऑफ रीज़न थी। इसमें सब्जेक्टिविटी को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था, इसमें ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट किया जाता था। जो ट्रुथ था वही माना जाता था, जो जिसमें कोई दलील दी जाती थी या जिसके बिहाइंड कोई रीज़न था उस चीज़ को माना जाता था, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ को माना जाता था, ना कि दूसरे ट्रुथ को जो चेंज होता रहता है, ठीक है। जो सब्जेक्टिविटी है जिसमें हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं, जो कि सिर्फ हमारी थिंकिंग होती है, उसको नहीं। लेकिन जिस चीज़ों पे लॉजिक होता था, प्रूफ होता था, ऑब्जेक्टिविटी होती थी, उन चीज़ों को इस एज में सिर्फ अहमियत दी जाती थी। अच्छा, अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें करैक्टरिस्टिक आती है, इसमें जो डार्कनेस वाली एजेस थी ना, उस एज से निकल कर अब दुनिया जो है वो कहाँ पे जा रही थी, लाइट की तरफ। किस तरह? क्योंकि जब हम मिडल इंग्लिश एजेस को देखते हैं या एंग्लो सेक्सन एज को देखते हैं, उसमें डार्क था, मेडिवल एज कहलाती थी वो, क्योंकि उसमें जो है वो इंसान को कुछ नहीं समझा जाता था, जस्ट स्लेव समझा जाता था, उसको कोई राइट नहीं था। सिर्फ राइट जो थे वो चर्च के मेंबर्स के पास थे, किंग क्वींस के पास थे, हीरोज़ के पास थे, एंड दैट्स ऑल, जो मेन मेंबर्स थे। लेकिन अब जो लोग हैं वो उनकी थिंकिंग बदलने लगी थी, अब लोगों में डिस्कवरीज हो रही थी, अब लोगों का माइंड चेंज हो रहा था। During the Middle Age, a period that took place between the fall of ancient Rome in 476। अच्छा, इसमें एक और बात कि लोग ना रोम के बुतों को बड़ा मानते थे इन मेडिवल एजेस, ठीक है, जो डार्क एजेस थी ना उसमें। लेकिन अब लोगों ने गॉड पर से यकीन ही उठा लिया, कहता है कि गॉड है ही नहीं कुछ भी, मैन इज़ द यूनिवर्स है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो इस वजह से जो गॉड है वो नहीं है, हम सारे यूनिवर्स को चला रहे हैं, हम ही पूरी कायनात को और कायनात में रहने वाली जो मखलूक़ात हैं उनको हम ही चला रहे हैं, क्योंकि सबसे अशरफुल मखलूक़ात हम हैं। तो दैट्स वाई वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, नॉट गॉड इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यूरोपियन फ्यू एडवांसेस इन साइंस एंड आर्ट, इसमें लोग साइंस में तरक्की करने लगे थे, इवन के आर्ट्स में भी तरक्की करने लगे थे। ऑल्सो नोन एज द डार्क एजेस, द एरा इज ऑफन ब्रांडेड एज टाइम ऑफ वॉर, इग्नोरेंस, फेमिनिन एंड पैंडेमिक सच एज ब्लैक डेथ। लेकिन अभी भी इसमें क्या था, वो सारे इश्यूज चल रहे थे जो डार्क एजेस में चलते थे, जैसे कि इसमें वॉर भी चल रही थी, ठीक है, इसमें इग्नोरेंस भी चल रही थी, फेमिनिज्म को, ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया जा रहा था, ठीक है। इसमें पेंडेमिक जैसे कि ब्लैक डेथ हमारी लास्ट एज में हमने पढ़ी है, 64 की एज में हमने पढ़ी है, जो कि मिडिल एजेस पे बिलोंग करता है, ठीक है, वो अभी भी तक चल रही थी। इस वजह से इसमें अभी भी डार्कनेस थी। सम हिस्टोरियन however believe that such grim depiction of the Middle Ages were greatly exaggerated
though many agreed that there were relatively little regard for ancient Greek and Roman philosophies and learning at the time. अब बहुत लोग कहते हैं कि इस एज को लोगों ने एग्जैजरेट किया है। एग्जैक्टली ये एज नहीं, ये रेनेसा एज इस तरह की नहीं है, लेकिन इसको एग्जैजरेट किया गया है क्योंकि इसमें ग्रीक की जो है वो क्लासिकल जो रसूमात होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, एंशियंट ग्रीक को फॉलो किया जाता था, रोमन्स की फ़िलासफ़ीज़ को फॉलो किया जाता था। तो लेकिन इसमें डिस्कवरीज हुई हैं और ये सब चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही हैं। इस वजह से इस चीज़ को रेनेसा एज बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डिस्कवरी, लेकिन इसमें इसको टोटली गोल्डन एज नहीं बोल सकते कि टोटली न्यू इसमें चीज़ें आई हैं, क्योंकि इसमें जो क्लासिकल एजेस हैं उनको भी रिवाइव किया जा रहा था, उनको भी एट द सेम टाइम लेके चला जा रहा था, फॉलो किया जा रहा था। जैसे कि चौसर के बड़े फॉलोअर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट एजेस में, उसमें चौसर के जो सक्सेसर्स हैं वो न्यू एजेस से जो है वो मतलब बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें ह्यूमनिज़म, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें ह्यूमनिज़म मूवमेंट बड़ी चली। इसमें लोग जो है वो लोगों के राइट्स के बारे में बात करने लगे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने लगे। फिर द आइडिया दैट मैन वाज द सेंटर ऑफ हिज यूनिवर्स एंड पीपल शुड एम्बैरेस ह्यूमन अचीवमेंट इन एजुकेशन, क्लासिकल आर्ट्स एंड लिटरेचर एंड साइंस। अब लोगों को इंसान का हक मिलने लगा था क्योंकि वो अब सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन गया था, इस वजह से उसको फौकियत हासिल थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, जो मैन है, जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ये सिर्फ वो इंसान है जो कि वाइट है। वाइट मैन ने सिर्फ अपने लिए ही एक ये टर्म चूज़ की है कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, नॉट ब्लैक मैन, नॉट एवरी मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट ओनली द वाइट मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बाकी किसको इंसान, क्योंकि उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो ब्लैक थे, ब्राउन थे और बाकी जो रेसिस से बिलोंग करते थे। इन 1450 इन्वेंशन ऑफ गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, वही बात हो गई, इसमें प्रिंटिंग प्रेस आई थी। ठीक है, जो कि एक आपकी जो इम्प्रूवमेंट है या आपकी जो स्किल्स हैं, जो आर्ट्स हैं, आप में टैलेंट्स हैं, वो स्प्रेड हो जाता था ईजीली। ठीक है, क्विकली पूरी दुनिया में वो फैला जा सकता था, क्यों? ड्यू टू प्रिंटिंग प्रेस। फिर उसके बाद बड़े बड़े ह्यूमनिस्ट आए, जैसे कि फ्रेंच जो पेट्रार्क आया, फिर कैशियो आया, जिन्होंने जो ग्रीक के ट्रेडिशंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ग्रीक ट्रेडिशन को और रोमन्स के ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था, तो उनको रिन्यू किया। ठीक है, उसको जो है रीजनरेट किया, उनको रखा, लेकिन उनको रिस्टोर करके उन्होंने यूज़ किया और उनके कल्चर और उनकी वैल्यू को भी प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए इन्हेंस किया, रीबॉर्न किया, रिक्रिएट किया और फैला दिया। ठीक है, एडिशनली मैनी स्कॉलर बिलीव एडवांसेस इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड ट्रेड impacted कल्चर इन यूरोप एंड सेट द स्टेज ऑफ फर्दर रेनेसां। इसमें क्या हुआ, अब ट्रेड शुरू हो गए थे, फाइनेंस जो आपके इंटरेस्ट होते हैं वो शुरू हो गए थे। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल जो लोग ऑनलाइन अर्निंग, लेकिन इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन हाँ जो ट्रेड्स थे ना वो स्टार्ट हो गए थे, तिजारत करने लगे थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम होता है वो इस एज में स्टार्ट हो गया था। मेडी की फैमिली एक इसकी और कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें ये बताया जाता है कि इसमें ये जो है वो मैंने आप पहले बता दिया कि इटली में स्टार्ट हुई है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो किंग्स थे, जो क्वींस थे, जो कि हाई लेवल के लोग थे, फर्स्ट क्लास लोग थे, वो अब स्टेट्स बनाने लगे थे। ठीक है, अब उनमें जमहूरियत आ गई थी, अब वोटिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशन आ गई थी। डार्क एजेस में जो किंग्स क्वीन वही उनके बेटे बनते थे, वही वो हट गए थे, लेकिन हाँ उन्हीं के कोर्ट्स के मेंबर्स जो हैं, जो वोट देते थे उनको, जिनके हाँ वोट ज़्यादा होता था, वो उसको किंग या क्वीन या जो भी उनका सिस्टम था वो बना दिया जाता था। ठीक है, in this moment first expanded to other Italian city states such as Venice में, मिलान में, बोलोग्ना में, ठीक है, फ्रेरा एंड रोम। इनमें ये जल्दी से ये स्टेट्स जब बनी, अब जैसे कि हमारे यहाँ MA PM में होते हैं, PM में नहीं MP होते हैं ना, तो इसी तरह उनके यहाँ भी सिटीज़ को संभालने के लिए वोट किया जाता था। जो छोटे छोटे सूबे होते थे या जो स्टेट्स होती थी ना,
उनको संभालने के लिए वोटिंग की जाती थी और जो जीतता था उसको वहाँ का ऑनर बना दिया जाता था, जो बट वो भी किंग्स और क्वींस के अंडर रह के काम करता था। ठीक है, जैसे कि एलिज़ाबेथन क्वीन एलिज़ाबेथ थी वहाँ पे, उसके अंडर रह के ये सब लोग जो है वो काम करते थे। ऑल्सो अदर यूरोपियन कंट्री एक्सपीरियंस देयर रेनेसां लेटर देन इटली, द इम्पैक्ट हुआ स्टिल रेवोल्यूशनरी। अब दूसरे मुल्कों ने भी रेवोल्यूशनरी उसमें भी आई, लेकिन सबसे पहले इटाली में आई। ठीक है, उसके बाद बाकी सिटीज़ में आई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 2 इसमें इसकी डिस्कस करेंगे बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये बहुत डिटेल है, क्योंकि अगर आप इस एज को समझेंगे तभी आप बाकी एजेस का मुआयना कर सकेंगे, क्योंकि ये एक गोल्डन एज है। ठीक है, और यहीं से ही तरक्की जो है वो जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हुई और फिर ही बाकी एजेस में फैली। इसको उस हिसाब से मॉडर्न एज कहा जाता है। जैसे हम आज पोस्ट मॉडर्न एज में रह रहे हैं, ये उन एजेस के हिसाब से इस एज को मॉडर्न एज बोला जाता है, क्योंकि इसमें मॉडर्निज्म ज़्यादा आ गया था। बाकी एजेस जो वो डार्क एजेस थी, इसलिए इस एज को मॉडर्न एज कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलते हैं, उसमें हम इसके जीनियसिस जो इसके राइटर्स हैं उनके वर्क्स डिस्कस करेंगे और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में रखेंगे। नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।